Good evening, friends. I am Vinod Rawat and you are watching me on Rawat Classes जोधपुर। मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया था, फिल इन द ब्लैंक्स की एक्सरसाइज थी, जिसमें मेरे ख्याल से लगभग 25 के आसपास क्वेश्चंस हैं। तो उसमें से 10 मैं आपको पहले वाली वीडियो में करा चुका हूं और बाकी बचे हुए मैं इस वीडियो में आपको कराने की कोशिश करता हूं। वो वीडियो बहुत लंबा हो गया था, इसलिए मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ा। अभी आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में। ठीक है, मॉम टू जॉन्स फ्रेंड, यानी जॉनी की मम्मी ने उसके दोस्त को कहा, वेयर इज जॉनी, वेयर इज जॉनी। ठीक है, और इसमें लिखा हो बच्चों दैट ट्री। ये जो दैट है ना, कभी कभी ये ग्रामेटिकल वर्ड्स आपको इंडिकेट करेंगे, ये दूर का सेंस दे रहे हैं। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन नंबर 10 था, उसमें मैंने आपको बताया था कि दिस रेफर्स टू एज ए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस रेफर्स टू, हालांकि इसमें डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये दैट इसमें डिटर्मिनर है, लेकिन नेचर तो वही रहता है उनका। तो दिस रेफर्स टू समथिंग विच इज नियर एंड दैट रेफर्स टू समथिंग दैट इज फार। आर यू गेटिंग पॉइंट? इफ आई से दिस इज माई बुक एंड दैट इज योर्स, तो नजदीक के लिए दिस हो गया, दिस इज माई बुक, और दूर के लिए दैट इज योर्स हो जाएगा, है ना। तो दैट इंडिकेट करेगा आपको ये। ठीक है, तो दूर का सेंस है। तो जिसमें हेयर है वो तो होगा नहीं है, इसमें फिल इन द ब्लैंक में वो देर ही आएगा। ठीक है, तो ये देर वाले 2 ऑप्शन है, बी और सी। ठीक है, और फिर बी में है देर ही इज, सी में है देर इजी। देर इजी तो होगा नहीं, क्योंकि तो आपने इंटरोगेटिव बना दिया। बता रहा हूँ आपके इंटरोगेटिव नहीं है, आपका बात कह रहा हूँ, लेकिन ये कंस्ट्रक्शन गलत हो गया। जो हेल्प मी वर्ब है वही के बाद में आएगी, तो इस फिलिप में आना चाहिए देर ही इज अप दैट ट्री। दूर से दिखा होगा वो लड़का जॉनी पेड़ पे चढ़ा हुआ। उसके माँ ने पूछा जब आपकी जॉनी कहाँ है, तो उसने इशारा करके पेड़ की तरफ थोड़ा दूर था कहा। ठीक है ना, देयर ही इज अप दैट ट्री, वो देखो वहाँ है वो पेड़ पे चढ़ा हुआ। आई होप कि आप समझ पाए। चलिए फिर आपके क्वेश्चन नंबर 12 पे चलिए। आपको मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि इसके अंदर सब चीज़ों का नॉलेज है, आपकी वोकैबलरी, आपका कोलोकेशन, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज, कंटेक्चुअल डिफरेंस ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें। और इसमें ग्रामर और यूजेस भी है। अब इसमें ग्रामर आ गया। आपने एडजेक्टिव में पढ़ा था, जब सेंटेंस के एक पार्ट में द प्लस आपका कंपैरेटिव होता है। ठीक है, और उसमें एक्चुअली सेंस ये होता है कि जब कोई चीज़ एक बढ़े और दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए, तो ऐसे में अपन दोनों जगह द प्लस कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। अपन कहते हैं ना, द हायर यू गो द कूलर यू फील। अब ये सारे सेंटेंस आपके जमाने में चढ़े रहने चाहिए। The more I see him, the more I like him. ठीक है ना, the more he earns, the more he spends. आप जब तक लैंग्वेज को बोलोगी, तो इसको तो मैं कहता हूँ दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द लैंग्वेज एंड योर एबिलिटी टू स्पीक गुड इंग्लिश। ये तो बहुत जरूरी होता है। जो बच्चे बोल पाएंगे तो एग्जाम में वो जल्दी करेंगे। पता नहीं एग्जाम का पैटर्न कैसे रहेगा, क्या रहेगा, पता नहीं अभी आपका। तो सेंटेंस था, द मोर वी लुक्ड एट द पीस ऑफ मॉडर्न आर्ट, जितना ज़्यादा हमने उस मॉडर्न आर्ट के उसको देखा, मॉडर्न पीस, क्योंकि आर्ट काउंटेबल नहीं है, इसलिए आगे इसके क्वांटिफाई लगा हुआ था, पीस ऑफ मॉडर्न आर्ट। इसका अर्थ होगा जितना हमने मॉडर्न आर्ट को देखा, शायद ये होगा कि उतना ही ज़्यादा हमको वो ज़्यादा पसंद आया। तो इसमें द मोर का प्रयोग होना चाहिए। सीधी सी बात है, एक ही ऑप्शन है। जो लड़का होशियार होगा उसको ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा, फट से हो जाएगा। द मोर वी लाइक इट। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें बच्चों, ये नहीं होगा, सॉरी ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये आंसर क्यों नहीं होगा? ये आंसर इसलिए नहीं होगा, इसका टेंस गड़बड़ हो गया। इसमें तो पास्ट टेंस में है, ये आपका प्रेजेंट में है। तो ये भी हो सकता है कि आपने जितना उसको देखा उतना ही ज़्यादा कम पसंद आपको आया, तो इसमें कंप्यूटर डिग्री लेस लगी हुई है, तो इसलिए इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मेरी बात समझ आई या नहीं आई, है ना बच्चों? आपको ये बात समझ आई नहीं आई? ये देखो, या तो ये होगा कि जितना हमने उस मॉडर्न आर्ट के पीस को देखा उतने ज़्यादा हमको वो पसंद आया है, उतने हमको वो कम पसंद आया। नहीं समझे आप? जैसे कहता है ना, द मोर आई सी हिम द मोर आई लाइक हिम। उल्टा भी हो सकता है, द मोर आई सी हिम द मोर आई हेट हिम। आर गेटिंग माय पॉइंट? तो चूंकि इसमें टेंस का भी फर्क है। अब देखो, इसमें देखो, एक तो एडजेक्टिव के रूल का एक एप्लीकेशन हो गया और दूसरा टेंस का भी हो गया। कि मेन क्लोज आपका इसमें देखो क्या है, लुक्ड है पास्ट टेंस में, ये भी पास्ट टेंस होना चाहिए।
आई होप कि समझ आ गया। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 13 पे। ही हरीड होम टू कैच द इंडो पाक क्रिकेट मैच ऑन टीवी। कैच का मतलब आपने जाके पकड़ना नहीं है, ठीक है ना आपका, ठीक है। तो वो ताकि मैच इसमें देखने का सेंस है कैच का, ठीक है ना। तो शब्दों के अर्थ को समझो आपका, ठीक है। कई लोग कहेंगे कि आपका पिक्चर को, फिल्म को वॉच करते हैं, सी नहीं करते हैं। अरे भाई, फिल्म के लिए सी का प्रयोग होता है, लेकिन टीवी के लिए आप सी का प्रयोग नहीं कर सकते। तो जब तक शब्दों को आपको प्रॉपर कंटेक्चुअल उसका मीनिंग नहीं आएगा तो हर जगह आपकी गड़बड़ होगी। टीवी के लिए कभी नहीं कहोगे, और सी का तो इंक फॉर्म इस्तेमाल होता ही नहीं है, तो ये थोड़ी कहोगे आपका, है ना, आपका आई सॉ टीवी, ये कहोगे आपका टीवी मशीन है तो सो आप लगाओ, सी लगाओ, ठीक है ना, आपका वॉच लगाओ। लेकिन इफ़ यू आर वॉचिंग अ मूवी यू कैन ऑल्सो यूज सी। वॉच आपका एक तरह का ऐसा एक्शन है जो इमीडिएट हो रहा है। राइट नाउ वी आर वॉचिंग अ फिल्म, ठीक है ना आप। लेकिन अगर मैं आपको पुरानी बात करूँ, तुम क्या कर रहे हो, वी आर सीइंग अ मूवी। अगर थिएटर से बोल रहे हो तो वी सॉ दिस मूवी, व्हाई कांट यू से दिस, आई डोंट अंडरस्टैंड। एनीवे, उसको छोड़िए, इस पे चलिए। ही हरीड होम टू कैच द इंडो पाक क्रिकेट मैच ऑन टीवी एट होम, और उसमें आगे लिखा टू फाइंड हिज हाउस लॉक्ड। पिछली जो एक्सरसाइज थी उसमें मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस के अंत में जब आप ओनली का प्रयोग करते हो, ओनली के बहुत सारे प्रयोग हैं, उसमें से एक प्रयोग ये भी है, तो पहली वाली बात का कंट्रास्टिंग बात उसमें आती है। याद आ रहा है आपको, नहीं आ रहा? पिछले उसका मैंने आपको कहा था, वो आदमी जर्मनी गया, उसको कैंसर था, ठीक है, 5-6 महीने मारा, बहुत तगड़ा इलाज कराया, खूब सारे पैसे खर्च किए, बिल्कुल ठीक होके घर आ गया, ठीक है ना। ही स्पेंड 5-10 months इन जर्मनी, ठीक है ना आपका, एंड गॉट हिज कैंसर क्योर्ड एंड केम बैक होम एंड ओनली टू बी किल्ड इन एन एक्सीडेंट। तो ये कंट्रास्ट आपको आना चाहिए, तो इसमें आपका वर्ड आएगा ओनली, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। ओनली का जो ग्रामेटिकल प्रयोग है वो आपको आना चाहिए कि हाउ यू कंट्रास्ट, ठीक है ना आपका, थिंग्स इन अ सेंटेंस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। एक उदाहरण मैंने आपको और दिया था कि उसको प्री में हाईएस्ट मार्क्स आए, फिर मेंस में हाईएस्ट मार्क्स आए, ठीक है ना, और आगे ऐड करना है ओनली टू बी he scored highest marks in prelims and mains exams, only to fail in the group discussion या at the interview, और वो इंटरव्यू में फेल हो गया। तो कंट्रास्ट है ये, वो जल्दी घर आया ताकि भारत पाकिस्तान का जो मैच था क्रिकेट का उसको देख सके टीवी पे, ठीक है। और क्या मिला उसको, ये कंट्रास्ट हो गया, ओनली टू फाइंड हिज हाउस लॉक्ड। इसमें ओनली के अलावा कुछ नहीं आएगा, ना बट आएगा ना जस्ट आएगा, ठीक है ना। जस्ट टू फाइंड हिज हाउस लॉक्ड नहीं कहना, वो सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं है। मैं इसको रेड भी कर रहा हूं। द इनकम टैक्स रेट वॉज टू सडन, ठीक है। अब इसका मतलब अचानक रेड हुई, और इसके बाद में यही तो नहीं कहोगे देन द मैन एस्केप्ड। टू सडन फिर काय के लिए हो गया, एस्केप हो गया। तो आप ये ऐसा होना चाहिए कि इतनी सडनली हुआ इनकम टैक्स का रेट कि आदमी बच नहीं पाया, एस्केप नहीं कर पाया। सो दैट का प्रयोग भी करते हो, सो दैट द मैन एस्केप्ड, कोई सेंस नहीं बनता। फिर टू सडन काय के लिए हो, फॉर द मैन एस्केपिंग, ये तो सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन गड़बड़ है। तो इसमें ए भी नहीं होगा, देन द मैन एस्केप्ड, इट्स नॉट पॉसिबल। इसमें लिखा है ना वॉज टू सडन, वेरी सडन, तो आगे आना चाहिए फॉर द मैन टू एस्केप। इसका मीनिंग हो गया कि इनकम टैक्स की रिटर्न कह रहा हूँ, सॉरी, इनकम टैक्स की रेट इतनी अचानक हुई कि आदमी भाग नहीं पाया, फॉर द मैन टू एस्केप। किसी के लिए भागना है तो फिर फोर का प्रयोग करते हैं, अदरवाइज अगर टू का प्रयोग करना हो तो उसमें फोर लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, ठीक है। कई लोग कहते हैं इसको टू बी ड्रंक होना चाहिए, तो कोई जरूरत नहीं है, टू बी ड्रंक गलत नहीं है, लेकिन ये भी गलत नहीं है। टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व, इट मीन्स दिस क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैनॉट बी सॉल्व। अगर ये कहना हो कि ये सवाल इतना मुश्किल है कि राहुल नहीं कर सकता, तब आप कहोगे दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट फॉर राहुल टू सॉल्व। तो जब तक बच्चों आप लैंग्वेज के रूप में जबान पे नहीं चढ़ाओगे ना, तो इसमें दिक्कतें होने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर अगले पाइए। दिस सिनेप्लेक्स इज बीइंग, सिनेप्लेक्स जहाँ पर आपके मल्टी वो होते हैं, मैं तो पिक्चर देखता नहीं हूँ, 40 साल हो गए मैं तो पिक्चर नहीं देखे हुए, ठीक है। तो जहाँ पर आपके मल्टी स्क्रीन वाले थिएटर्स होते हैं उसको सिनेप्लेक्स कहते हैं। दिस सिनेप्लेक्स इज बीइंग
डैश एज द नेक्स्ट बेस्ट प्लेस टू सी ए मूवी प्ले। इसका मतलब एक और शहर में होगा या कहीं और होगा, और इसका मतलब ये भी बहुत अच्छा है, ये नेक्स्ट बेस्ट प्लेस है पिक्चर देखने के लिए, या वहाँ पर प्ले होते होंगे, प्ले देखने का। अब देखो एक एक ऑप्शन को आप काट भी सकते हो। इज बीइंग हेलिंग तो होगा नहीं, इज बीइंग रिप्रेजेंटेड नहीं होगा, रिप्रेजेंट का मतलब तो प्रतिनिधित्व होता है आपका। इज बीइंग शोन एज द नेक्स्ट, शोन हो सकता है, लेकिन बेस्ट है टाउटेड। नाउ टाउट का अर्थ होता है एडवर्टाइज करना, किसी को उसके बारे में बताना कि ये आपका बहुत अच्छा है, ठीक है। दिस सिनेप्लेक्स इज बीइंग टाउटेड, ठीक है। शोन से बढ़िया बेटर चॉइस है, और आपको बेस्ट चॉइस को करना पड़ता है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो टाउट, टाउट का अर्थ होता है टू एडवर्टाइज, ठीक है। आपको घर में जाके डिक्शनरी में देखना है इसको, फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आई वॉज डैश अबाउट द डेज when the streets were dashed with tourists and there was an air of dash all around. I was dash about the days. मैं उन दिनों के बारे में सोच रहा था। इसमें सोचने के वर्ड आपके कंटेम्पलेट है, पॉन्डर है, रेमिनिस है और थिंक है, समझा ना आपको, ठीक है। अब इसमें आपके वोकैब का प्रयोग है। कंटेम्पलेट का मतलब भी सोचना होता है, लेकिन इसका प्रयोग आप फ्यूचर के लिए इस्तेमाल करते हो। आई एम कंटेम्पलेटिंग गोइंग टू अमेरिका, तो ये एक्शन कब करना है आपने? भविष्य में। पॉन्डर का भी प्रयोग सोचना होता है, लेकिन किसी सीरियस बात के ऊपर, अपनी गलतियों के ऊपर। आई वॉज पॉन्डरिंग ओवर द मिस्टेक्स दैट आई मेड इन माई लाइफ। इसलिए मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि इन शब्दों का प्रयोग अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है। और किसी चीज़ की याद कर रहे हो जिसमें एक सुखद से अनुभव क्या कहते हैं उसको, आपको कुछ सुख का अनुभव हो रहा हो, उसको रेमिनिस कहते हैं। ये वर्ड आपका रेमिनिस है, और इसमें उसके आईएनजी फॉर्म है, तो रेमिनिसिंग हो गया आपको, रेमिनिस। तो ये शब्दों के अलग अलग प्रयोग हैं, ठीक है। और ये जब रेमिनिस करते हो ना आप, तो आपके चेहरे पे मुस्कान होती है। ध्यान ये भी समझना आपने। आप कहोगे सेंटेंस थोड़े चेहरे में दिखाई देता है, लेकिन सेंस तो समझ आता है कि नहीं आया। शब्दों से ही भाव बनते हैं ना, तो भाव को पहचान पाओगे आप। कंटेम्पलेट का मतलब फ्यूचर के लिए, पॉन्डर का मतलब कोई सीरियस चीज़। तो व्हेन यू आर पॉन्डरिंग ओवर समथिंग, तो आपके चेहरे पे सीरियसनेस होगी। इफ़ यू आर रेमिनिसिंग अबाउट समथिंग, तो आपके चेहरे पे मुस्कान होगी। और थिंक आपका नॉर्मल वर्ड है। आई वॉज थिंकिंग अबाउट द डेज, वो ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है, सोच रहे थे आप। तो दो वर्ड हो गए जो आप इसमें आ सकते हैं, एक तो रेमिनिस, क्यों? क्योंकि आगे जो लिखा हुआ उसको पढ़ो आपको। चलो पहले एक एक करके करते हैं। कंटेम्पलेट तो आएगा नहीं, अबाउट द डेज व्हेन द स्ट्रीट्स वर आ गया, पास्ट टेंस आ गया, तो कंटेम्पलेट कट गया, ये तो आएगा नहीं। ये तो क्लियर है, क्योंकि कंटेम्पलेट का प्रयोग फ्यूचर के लिए होता है। यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग पास्ट। नाउ पॉन्डर का सेंस होता है, मैंने आपको कहा कि किसी सीरियस बात पे आप सोच रहे हो गहराई से, ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो आई वॉज पॉन्डरिंग अबाउट द डेज, दिन के बारे में इतना सीरियसली सोचने की जरूरत नहीं है। फिर आगे लगा द स्ट्रीट्स वर डैश। अब डैश क्या थी? टूरिस्ट से भरी पड़ी थी। रिप्लीट है, फुल है, टीमिंग है, अबाउंड है, सबका मतलब फुल ऑफ है। तो टूरिस्ट से अगर सड़कें और गलियां भरी पड़ी हैं, तो उसमें चिंता करने की जरूरत तो है नहीं कि है नहीं है ना आपका, तो ये भी कट गया। ये फुल भी हो सकता है, फुल विथ टूरिस्ट एंड देयर वाज एन एयर ऑफ फेस्टिविटी। ये वर्ड भी ठीक है, फेस्टिविटी, उत्साह का माहौल था आपका। लेकिन पॉन्डर वर्ड इसमें फिट नहीं है। पॉन्डरिंग वर्ड इज अ मिसफिट, ठीक है ना, आपका है। तो आपके पास में सी ऑप्शन क्या बचा? रेमिनिस का, ठीक है। अब ये चूंकि आगे की बातें बड़ी सुखद हैं, कल्पना करो कि आज कोरोना काल है, तो कहाँ स्ट्रीट खाली पड़ी हैं। कल्पना करो कि जब स्ट्रीट भरी रहती थी, टूरिस्ट आते थे, लोग बाग खूब मस्ती करते थे, एक फेस्टिवल जैसा आपका माहौल होता था, बिल्कुल ठीक है। फेस्टिविटी और गेटी में तो कोई खास फर्क नहीं है। गेटी का अर्थ होता है हैप्पीनेस, तो इसमें आपका ये वर्ड हो जाएगा रेमिनिस, ठीक है, ये तो करेक्ट है। अब डी को भी देखो आपका, आई वॉज थिंकिंग अबाउट द डेज व्हेन द स्ट्रीट्स वर अबाउंड विथ, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अबाउंड के साथ में विथ और, ठीक है ना, बिल्कुल विथ भी आता है, इन भी आता है, लेकिन इसमें एंग्जाइटी वर्ड का नहीं आएगा। एंग्जाइटी का क्या मतलब हो गया? चिंता का। चिंता क्यों हो रही है आपको? स्ट्रीट अगर टूरिस्ट भरे पड़े हैं तो ये भी कट गया बच्चों, तो आपस में रह गया आपका रेमिनिस।
अब इसको पूरा पढ़ो, ये कहीं और काम आएगा, ठीक है। आई वॉज रेमिनिसिंग अबाउट द डेज, आज के कोरोना काल में आप बैठे हुए हो और उस समय की याद कर रहे हो कि जब सारे टूरिस्ट भरे पड़े रहते थे, खूब कमाई हो रही है, हाँ बड़ी खुशी का माहौल है नहीं, तो रेमिनिसी करोगे। आई वॉज रेमिनिसिंग अबाउट द डेज when the streets were teeming with, now teem with का मतलब full of, teeming with tourists and there was an air of gaiety all around, और चारों तरफ खुशी का माहौल था। gay means happy, he is in a gay mood, जैसे gay का मतलब homosexual भी होता है, ध्यान रखना आप, ठीक है, fag या faggot, लेकिन यहाँ पर gaiety का अर्थ है हैप्पीनेस। थिंकिंग मैंने आपको बता दिया क्यों नहीं होगा, तो ये बहुत स्टैंडर्ड के आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, एकदम इतने हल्के फुल्के एग्जाम में नहीं आते हैं, थोड़ा ठीक ठीक आएंगे तो उनको करो आप। हाई इन्फ्लेशन डैश विथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड डैश लो प्रोडक्टिविटी इज ए श्योर रेसिपी फॉर डिजास्टर। ये जो प्रयोग है ना आपका, अ श्योर रेसिपी फॉर डिजास्टर, ये इडियोमेटिक यूज है। इसका अर्थ समझ लो अगर नहीं आता, रेसिपी का मतलब यूँ होता है किसी चीज को बनाने की, खाने की चीज को बनाने की विधि, पाक विधि, लेकिन इसका ये फिगरेटिव अर्थ ये है कि अगर ऐसा है तो समझ लो उससे आपकी डिजास्टर होने वाला है। डिजास्टर का मतलब क्या हुआ, टोटल डिस्ट्रक्शन, ध्यान रखना वो होने वाला है। तो ये इडियोमेटिक यूज भी आपको शब्दों का आना चाहिए, ठीक है। आप पढ़ो एक एक करके। हाई इन्फ्लेशन टुगेदर बिल्कुल ठीक है, एक एक ऑप्शन देखो जो बिल्कुल आपका टुगेदर भी आ सकता है, कब दो जगह कंपल्ड है, अलॉन्ग विद सब आ सकते हैं, तो पहले वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। चलो टुगेदर पढ़ लेते हैं आप। हाई इन्फ्लेशन टुगेदर विथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड कोरोलरी, हाँ कोरोलरी का मतलब परिणाम होता है, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इट हैपेंड एज ए कोरोलरी टू दिस लॉ, ये लॉ के कारण ये हुआ, तो ये कोरोलरी इसमें फिट नहीं आएगा, ये कट जाएगा। मैं आई गेट योर पॉइंट आपका। कोरोलरी के साथ में आप ऐसे प्रयोग करें, एज ए कोरोलरी टू समथिंग, उसका अर्थ होता है एज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। ऐसे इसमें कोरोलरी लो प्रोडक्टिविटी नहीं कह सकते आप, गड़बड़ हो जाएगा। और कोरोलरी तो नाउन है, इसके ये आपके लो दो नाउन कैसे लगा दोगे आप, ये इसका मीनिंग है, ये अपने आप में नाउन है बच्चों, ही तो ऐसे इसका प्रयोग थोड़े होता है। तभी दिखा मैंने आपको, शब्दों के प्रयोग आपको आने चाहिए, उनके किस कंटेक्स्ट में क्या इस्तेमाल करो वो आपको आना चाहिए। ये रहा कोरोलरी, समझे आप, नाउन है अपने आप में, दो उसके साथ में कैसे आ जाएगा। कोरोलरी लो प्रोडक्टिविटी बोलो कैसे, कोरोलरी लो प्रोडक्टिविटी कभी कोई नहीं बोल पाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। समथिंग दैट रिजल्ट्स फ्रॉम समथिंग एल्स, ये कह सकते हो वायलेंस इज द इनएविटेबल कोरोलरी ऑफ सच ए रिवोल्यूशनरी चेंज इन सोसाइटी। सोसाइटी में एक आपका क्या कहते हैं रिवोल्यूशनरी चेंज आ रहा है, क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा है, तो ये जो वायलेंस है उसके कारण हुआ है, और ये पक्का होगा। इनएविटेबल कोरोलरी का अर्थ होता है ये तो होगा। कोरोना के कारण जो आपकी मंदी आई है, तो मैं आपको कहूँगा दिस रिसेशन इज द इनएविटेबल कोरोलरी ऑफ कोरोना पैंडेमिक। बिल्कुल फर्स्ट क्लास सेंटेंस है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये कोरोलरी तो आएगा नहीं, तो ए कट गया। फिर क्या था, कपल के साथ में विथ आता है, कपल विथ का अर्थ होता है के साथ मिलकर, ये तो बिल्कुल ठीक है। अब आपका आगे बढ़ो आपका, एंड रिजल्टेड इन, ठीक है ना, रिजल्टेड लो प्रोडक्टिविटी, रिजल्टेड लो प्रोडक्टिविटी कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है, ये नहीं बनता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। हाई इन्फ्लेशन coupled with high unemployment and resulted low, क्या सेंस हुआ resulted low, रिजल्ट का सब्जेक्ट क्या है, किस में रिजल्ट हुआ, वो कुछ नहीं है, तो रिजल्टेड भी नहीं आ सकता। हाँ आपको यहाँ चाहिए रिजल्टेंट, रिजल्टेंट आपका ये बताता है कि ये इसके परिणाम स्वरूप हुआ है, किसके, दोनों के, हाई इन्फ्लेशन के और कपल्ड विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट के, तो उसका जो परिणाम था वो हुआ लो प्रोडक्टिविटी, यानी आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, आपने जो पैदा किया है वो कम होगी, और ये तीनों साथ हो गए तो फिर आपका ये डिजास्टर की रेसिपी है, मतलब फिर आपका इकोनॉमी का सत्यानाश होना निश्चित है। आर यू गेटिंग पॉइंट। तो रिजल्टेड नहीं आएगा,
अच्छा, कोरोबोरेटिंग लो प्रोडक्टिविटी हो नहीं सकता है। कोरोबोरेट का अर्थ होता है किसी चीज की पुष्टि करना। आप समझ पा रहे हो? तो इस तरह से आपको इनको बहुत ढंग से करना पड़ेगा। इसमें रिजल्टेंट नहीं आएगा, रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, रिजल्टेंट का अर्थ होता है उसका आउटकम, एंड रिजल्टेंट इसका हाई इन्फ्लेशन कपल्ड विथ हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिजल्टेंट लो प्रोडक्टिविटी, और उसके परिणाम स्वरूप होने वाला उत्पादन की कमी इज ए श्योर रेसिपी फॉर, अगर चाहो तो डिजास्टर के आगे इकोनॉमिक लगा दो, इज ए श्योर रेसिपी फॉर इकोनॉमिक डिजास्टर। आई होप सब उसमें आ गया। ये अच्छे स्टैंडर्ड के हैं बच्चों, इनको आप करो अच्छी तरह से। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको हल्के मत लेना। क्वेश्चन में 18 पे आओ, और अभी पूरा नहीं हुआ तो मैं आप 4-5 आपको बाद में कराऊंगा। ये बहुत लंबा हो जाता है मेरा वीडियो, आपको इसमें टाइम भी लगता है फिर अपलोड करने में और उसको एडिट करने में। द कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म मतलब हमारा जो आपका धर्मनिरपेक्षता है वो कॉन्स्टिट्यूशन से गारंटीड है, तो उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता विच इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी डैश बाय गवर्नमेंट्स अलोन but requires collective commitment from an impartial judiciary or dash media। अब इसका मोटा मोटा अर्थ समझना आपने। जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म हमारे देश में है, ठीक है, तो ये केवल गवर्नमेंट ही इसको नहीं कर सकती। अब क्या कर सकते हैं सब बाद में चुन लेंगे, लेकिन उसको केवल गवर्नमेंट ही नहीं कर सकती। बट इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए कलेक्टिव कमिटमेंट। कमिटमेंट का अर्थ होता है आपकी प्रतिबद्धता, सबकी सामूहिक प्रतिबद्धता। ठीक है, किसका प्रतिबद्धता? फ्रॉम एन इम्पार्शियल जुडिशरी, और जुडिशरी होनी चाहिए इम्पार्शियल, निष्पक्ष जुडिशरी। जुडिशरी समझते हो ना आपको? जितने भी आपके कोर्ट्स हैं उन सब की, है ना, जिसको अपन न्यायपालिका कहते हैं, क्योंकि वही तो रक्षा करेगी कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म की। और एक कैसा मीडिया होगा नेचर देखना आपका, ऐसा मीडिया जो स्ट्रांग हो या जो अपनी समझ से काम लेता हो। और तीसरा हो गया सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट, तो सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट एंड एन अलर्ट डैश, ये शायद लोगों के लिए, क्योंकि लास्ट में पीपल लगाओ जब ज़्यादातर, ये मिलिट्री का तो कोई मतलब है नहीं, तो सी तो कट जाएगा आपका पूरा अपने आप ही, है ना आपका। अलर्ट पब्लिक पीपल सिटीजनरी, सिटीजनरी अच्छा वर्ड है, इसका मतलब भी पब्लिक होता है। अच्छा, अब पढ़ो एक ही करके। तो एक तो सी कट गया इसमें, मिलिट्री, तो अलर्ट मिलिट्री तो आपको कोई रोल नहीं है। मिलिट्री का रोल नहीं है कि धर्मनिरपेक्षता को स्थापित किया जाए या उसकी रक्षा की जाए। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म कैन नॉट बी ब्रॉट आउट। ब्रॉट आउट का तो मतलब ही नहीं है। ब्रिंग आउट का अर्थ होता है किसी चीज़ को सामने लेके आना या छापना। ये छापने का तो सेंस है नहीं। अगर ये होता कैन नॉट बी ब्रॉट अबाउट तो ठीक हो जाता है, इसका मतलब मेक समथिंग हैपन। तो ये आपका ए ऑप्शन आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, ए भी कट गया, ए कट गया, और आर्मी वालों कौन सा? सी कट गया। अब रह गए बी और डी। बी में देखें कैन नॉट बी अफर्म्ड, चलो ठीक है, अफर्म्ड कर दो, उसकी पुष्टि करना। बट रिक्वायर्स कलेक्टिव कमिटमेंट फॉर इम्पार्शियल जुडिशरी, स्ट्रॉन्ग मीडिया, ठीक है, एंड सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट एंड अलर्ट पब्लिक, ठीक है, ये भी चलो ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। कैन नॉट बी अफर्म्ड बाय द गवर्नमेंट्स अलोन, ठीक है ना। हालांकि इसमें अफर्म्ड का सेंस पूरा नहीं है, पुष्टि करने का सेंस नहीं इसमें। इसमें सेंस है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म को बना के रखने की बात है। अफर्म पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं है इसमें। पुष्टि क्या करनी है? तो कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा आप। अगर ये भी आपको समझ आ गया, नहीं काट सकते हो आप, क्योंकि स्ट्रॉन्ग मीडिया तो आ सकता है और अलर्ट पब्लिक भी आ सकती है, एंड एन अलर्ट पब्लिक आ सकता है, लेकिन अफर्म डॉट फिट नहीं है। फिर सी वैसे कट गया, ए पहले कट गया था, बी हमने अभी काट दिया, तो क्या बचा आपका? डी। डी का ऑप्शन देखिए आप, कितना सुंदर संदेह बनेगा। द कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म कैन नॉट बी सस्टेन्ड। सस्टेन का तो होता है मेड टू लास्ट लॉन्ग, लंबा चलने के लिए। खाली गवर्नमेंट उसको लंबा नहीं चलाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म को, ठीक है ना, हमारी संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखने के लिए, ठीक है ना, कैन नॉट बी सस्टेन्ड बाय गवर्नमेंट्स अलोन। केवल सरकारें, केवल मात्र सरकारें ही उसको सस्टेन नहीं कर सकती, यानी उसको हमेशा स्थापित बनाए रख नहीं सकती अकेली हो। उसके लिए क्या जरूरत है? तो उसके लिए जरूरत है रिक्वायर्स कलेक्टिव कमिटमेंट फ्रॉम एन इम्पार्शियल जुडिशरी, ठीक है, आ स्क्रूप्यूलस मीडिया। इसको प्रोनाउंस करते समय आपने बोला स्क्रूप्यूलस, पहले उसको प्रोनाउंस करते हैं स्क्रूप्लस। स्क्रूप्यूलस का अर्थ होता है कि जो
अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है, और जिसके अंदर गलत और सही की पहचान है, उस मीडिया को कहते हैं स्क्रूप्यूलस मीडिया। ठीक है, जिसके कुछ स्क्रूपल्स हों, जिसके स्क्रूपल्स नहीं होते हैं फिर वो आपका अनस्क्रूपलस हो जाता है। ठीक है, इसको भी आप डिक्शनरी में जरूर उसमें देखना। और फिर चाहिए इसके लिए सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट एंड अलर्ट सिटीजनरी। सिटीजनरी बिल्कुल ठीक है ना आपका, मतलब निवासी, किसी देश के निवासी। तो ये भी बच्चों बहुत सुंदर था। मैं अभी फ़िलहाल यहीं पर कर रहा हूँ, और तीसरा पार्ट में इसका बाद में डालूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। कैसे आया? अगर समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आपके लिए होमवर्क कितना है, कमेंट सेक्शन में मुझे स्क्रूप्यूलस का मीनिंग बताना। स्क्रूप्यूलस, स्क्रूप्लस मत बोलना, स्पेलिंग गलत हो जाएंगे आपकी। ठीक है, कई लोग उसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं बच्चों, ऐसे। तो डिक्शनरी अपने आप ठीक कर दिया, कंप्यूटर ने, सॉरी गलत हो गया है। आपको बोलना पड़ेगा स्क्रूप्यूलस। जब सही बोलोगे तभी तो इसकी स्पेलिंग सही हो जाएगी। तो आई होप कि आपके समझ आ गया ये, और नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब इसके 5, 6, 7 और रह रहे हैं। ठीक है, वो मैं आपको बाद में कराऊंगा, और मैं उसमें कुछ और जोड़ दूंगा। ठीक है, तो और भी लंबा हो जाएगा ये। तो चलिए फिर, आपको अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो मेरे चैनल पर नए हैं इसको सब्सक्राइब करें, ताकि उनकी नोटिफिकेशन उन तक पहुँच जाए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।